Hello students, welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you social science. हाँ जी, हम लोगों ने हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। हमने इसमें काफ़ी कुछ पढ़ा था कि कैसे मैप बना, ठीक है। 2 बार मैप बना और उनमें क्या डिफरेंसेस थे, राइट, ये सब हमने पढ़ा था। उसके बाद कुछ टर्म्स थी जो पहले किस फॉर्म में यूज़ होती थी, अब कैसे उनका यूज़ किया जाता है। लाइक फॉरेनर पहले क्या थे, अब क्या है। हिंदुस्तान को कैसे डिस्क्राइब किया गया था टाइम टू टाइम, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री एंड देयर सोर्सेज, मतलब हिस्टोरियंस होते हैं इतिहासकार, और उनके सोर्सेज। इतिहासकार कौन होते हैं? जो इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। और उनके सोर्सेज क्या थे, कहाँ से वो हिस्ट्री के बारे में जान सकते थे। हाँ जी, क्लूज़ होते हैं संकेत, एंड एविडेंस होते हैं सबूत। क्लूज़ एंड एविडेंस ऑन द बेसिस ऑफ विच वी राइट हिस्ट्री आर नोन एज सोर्सेज। वो संकेत और वो सबूत जिनके बेस पर हम क्या है हिस्ट्री लिखते हैं, उनको बोलते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। मतलब वो क्या है, हिस्ट्री लिखने के सोर्स हैं। हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट। जो इतिहासकार थे बहुत सारे सोर्सेज का इस्तेमाल करते थे जिससे क्या है उनको पास्ट के बारे में जानने को मिल जाए। द सोर्सेज दे चूज, जो सोर्सेज वो चुनते थे, डिपेंड अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी। वो इस चीज़ पे डिपेंड करता था कि वो कब स्टडी कर रहे हैं, एंड नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन, और उन्हें किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, किस तरह की जानकारी उन्हें चाहिए, ठीक है। लाइकवाइज द एनिशियंट सॉरी लाइकवाइज द एनिशियन पीरियड, जैसे कि प्राचीन समय में, द सोर्सेज ऑफ दिस पीरियड कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इंटू आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज। हाँ जी, जैसे कि हम प्राचीन समय को बांट रहे हैं ना टाइम टू टाइम, ऐसे ही क्या हमने इसके सोर्सेज को भी बांटा है। किन पार्ट्स में? आर्कियोलॉजिकल होते हैं पुरातत्विक, एंड लिटरेरी होते हैं हमारे जो साहित्य होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों पार्ट्स में हमने क्या है पूरे हिस्ट्री के जो क्लूज़ हैं, जो सोर्सेज हैं, उनको बांटा है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, यानी कि पुरातत्विक सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। आर्कियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ पास्ट कल्चर एंड पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री बाय एग्जामिनिंग द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग एंड द ऑब्जेक्ट्स फाउंड बीनेथ द ग्राउंड। आर्कियोलॉजी क्या है? एक स्टडी है जिसमें हम क्या है पास्ट के कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, और हिस्ट्री के बारे में जानकारी लेते हैं कि किस चीज़ को एग्जामाइन करके, किस चीज़ को देखकर बिल्डिंग्स के जो अवशेष बचे हुए हैं, यानी कि जो पुरानी बिल्डिंग जो टूट चुकी है लेकिन उनके अवशेष अभी भी बाकी हैं, उनको एग्जामाइन करके, या उन ऑब्जेक्ट्स को ढूंढकर जो क्या है पृथ्वी के नीचे दब चुके हैं, ठीक है। क्योंकि जो बिल्डिंग्स गिर गई थी उनके कुछ अवशेष क्या पृथ्वी के अंदर भी दब चुके थे, इसलिए उनको स्टडी करके हम इतिहास के बारे में जानते हैं। अमंग द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जो पुरातात्विक सोर्सेज हैं, एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, एंड एक्सकेवेशन का मतलब होता है एग्जीबिशन का मतलब खुदाई करके किसी चीज़ के बारे में जानना, ठीक है। तो ये कहता है अमंग द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जो हमारे पुरातात्विक सोर्सेज हैं उसमें हम क्या है खुदाई करते हैं और जांच पड़ताल करते हैं ऑफ द मेडिवल टाउन्स, जो माध्यमिक काल के जो टाउन्स थे, कस्बे थे, कार्वेंस होते हैं जहाँ पर क्या है मुसाफिर रुकते हैं। कार्वेंस सारिस वो जगह होती हैं जहाँ पर मुसाफिर जाकर रेस्ट करते हैं। एंड विलेजेस हाईलाइट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर, और उन सभी जगहों की स्टडी करते हैं जो हमारी सभ्यता के बारे में, पुराने समय की सभ्यता के बारे में हमें बताते हैं, ठीक है। बिल्डिंग्स हो गया, पेंटिंग्स, कॉइन्स, स्कल्पचर्स, इंस्क्रिप्शन होते हैं हमारे शिलालेख, ठीक है। ऑफ द मेडिवल पीरियड आर द इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री, यानी कि जो इमारतें हैं, पेंटिंग्स हैं, जो सिक्के हैं, ठीक है, स्तूप हैं, हमारे स्कल्पचर होते हैं स्तूप, ठीक है, इंस्क्रिप्शन होते हैं शिलालेख। ये सब क्या है माध्यमिक काल के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें बताते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम इन जो सोर्सेज हमने अभी पढ़े हैं, जैसे ये बिल्डिंग, पेंटिंग, इन सब के बारे में अब हम क्या डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स, जो बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स है वो कैसे हमें इतिहास के बारे में बताते हैं। एनी बिल्डिंग दैट हैज़ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इज कंसिडर्ड टू बी ए मॉन्यूमेंट्स। हाँ जी, ऐसे जैसे तो बिल्डिंग हमारा घर भी है, राइट, हमारा स्कूल भी है, ठीक है, लेकिन ये कहता है वो बिल्डिंग जो कि क्या है इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं मॉन्यूमेंट्स। क्या बोलते हैं? मॉन्यूमेंट्स। इट मे बी बरीड एज इन द केस ऑफ हड़प्पा और स्टिल स्टैंडिंग लाइक द रेड फोर्ट इन दिल्ली। ये कहता है ये तो चाहे इस फॉर्म में भी हो सकती है, जैसे कि हड़प्पा की जो बिल्डिंग्स थी वो दब चुकी थी, ठीक है, लेकिन ऐसी भी कुछ बिल्डिंग्स हैं जो अभी भी खड़ी हैं, लाइक रेड फोर्ट, लाल किला हमारा, ठीक है। चाहे हड़प्पा की दबी हुई बिल्डिंग्स है, या रेड फोर्ट है, लाल किला जो दिल्ली का लाल किला है जो अभी भी वैसा का वैसा खड़ा है, चाहे उनकी स्टडी हो या उनकी स्टडी हो, ठीक है, दोनों को ही हम क्या बोलते हैं स्टडी ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। द बिल्डिंग मे बी इन द फॉर्म ऑफ टेम्पल्स, फोर्ट्स, प्लेसेस एसेट्रा। ये कहता है जो हमारी बिल्डिंग्स है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, ठीक है, चाहे मंदिर की फॉर्म में हो, फोर्ट्स होता है किलों की फॉर्म में हो, ठीक है, पैलेसेस की फॉर्म में हो, ठीक है। दे प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड
आर्किटेक्चर एज वेल एज सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ दोज डेज। ये कहता है ये सब चीज़ें, चाहे बिल्डिंग कोई भी हो, चाहे टेम्पल्स हों, चाहे कुछ भी हो, वो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है कि कैसे हमारी जो आर्ट है, हमारी कला है, उसका विकास हुआ, ठीक है, और कैसे हमारी सामाजिक, राजनीतिक और क्या है आर्थिक लाइफ का, मतलब इन सभी से जुड़ी हुई चीज़ों का क्या है उस टाइम एक विकास होने लगा, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स ऑफ दिस पीरियड आर द कुतुब मीनार, बुलंद दरवाज़ा, रेड फोर्ट, ताजमहल। ये कहता है उस समय की कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स ये हैं, कुतुब मीनार हो गया, बुलंद दरवाज़ा हो गया, लाल किला हो गया। अगर हम इनको जाकर देखें ना तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन क्या है मिल सकती है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए हमने बिल्डिंग के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे पेंटिंग्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स होते हैं कलाकृतियाँ, ठीक है। बहुत सारी पेंटिंग और कलाकृतियाँ हैं जिसको पढ़कर या जिसको देखकर हम क्या है हमारे इतिहास के बारे में जान पाते हैं, ठीक है। पेंटिंग आर अनदर इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड। ये कहता है जो पेंटिंग्स हैं, अगर हम मध्यम काल के बारे में जानना चाहते हैं तो पेंटिंग्स भी उसका एक बहुत अच्छा सोर्स है। दे टेल अस अबाउट द कस्टम्स, ये हमें क्या उस समय के रीति रिवाज, फूड हैबिट्स, खाने पीने की आदतें, ड्रेसेस, उस टाइम जो कपड़े पहनते थे, एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ दिस पीरियड, हमें क्या आभूषणों के बारे में बताती हैं। वी हैव फाउंड वेरियस स्कूल्स ऑफ पेंटिंग दैट फ्लरिश ड्यूरिंग द दिस पीरियड। हम लोगों ने बहुत सारे स्कूल को भी ढूंढा, मतलब जब हम इनकी स्टडी कर रहे थे, जो क्या है उस समय जो पेंटिंग की आर्ट थी, मतलब ये कला थी, उसको फ्लरिश करते हैं, यानी कि उसको बढ़ावा देती हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्कूल उस टाइम क्या मध्यम काल में खोले गए, जो कि क्या है जो पेंटिंग करने की कला है उसको क्या है थोड़ा सा मोटिवेट करते थे, ठीक है। अदर आर्टिफैक्ट्स इंक्लूड स्कल्पचर्स, स्कल्पचर होते हैं स्तूप, ठीक है। बहुत सारे एज और कलाकृतियाँ भी थी, जैसे कि स्तूप हो गया, पोइट्री होता है मिट्टी के बर्तन बनाना, ठीक है। ऑर्नामेंट्स आभूषण हो गया, विच गिव वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस पीरियड। इन सभी चीज़ों को पढ़कर भी हमें क्या है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाती है, ठीक है। आई जस्ट होप ज़्यादा जल्दी नहीं हो रहा है, बट स्टिल आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। कॉइन्स क्या होते हैं, सिक्के, ठीक है। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज न्यूमिस्मेटिक्स। हाँ जी, जो हमारे सिक्कों की स्टडी है, जो व्यक्ति सिक्कों की स्टडी करता है उसको बोलते हैं मुद्रा शास्त्री, और इस स्टडी को बोलते हैं मुद्रा शास्त्र। क्या बोलते हैं, मुद्रा शास्त्र, ठीक है। कॉइन्स टेल्स अस अबाउट द किंग, जो कॉइन्स हैं हमारे सिक्के हैं वो हमें राजा महाराजाओं के बारे में बताते हैं। द एक्सटेंस ऑफ देयर एम्पायर्स, और उनका जो साम्राज्य था, एम्पायर होता है साम्राज्य, कहाँ तक फैला हुआ था ये बताते हैं। इकोनॉमिक स्टेटस, उनका एक जो आर्थिक स्थिति थी वो कैसी थी, ऑफ द किंगडम, उस राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी थी। डेट्स क्या थी, लैंग्वेज क्या थी, दैट वर इन यूज, ट्रेड, आर्ट, रिलीजन एंड लिटरेरी स्किल ऑफ ए पर्टिकुलर टाइम, यानी कि क्या भाषा उस समय यूज़ की जाती थी, कौन सी आर्ट, कौन सी रिलीजन होता है धर्म, या फिर कौन से साहित्य उस टाइम लिखा गया था। द्रव्य परीक्षा, ए फेमस बुक ऑन कॉइन्स वाज रिटन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ये कहता है द्रव्य परीक्षा एक फेमस बुक थी जो कि क्या मुद्रा के ऊपर लिखी गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है। इट लिस्ट द कॉइन्स, ये थोड़ा सा मिंटेड ड्यूरिंग हिज राइन। ये कहता है यह मतलब उस समय जो इन्होंने सिक्कों के बारे में लिखा था ना वो उस समय बहुत फेमस हो गया। राइन का मतलब होता है छा गया, ठीक है। तो जो सिक्कों की मतलब उन्होंने जो भी इस बुक में लिखा था वो क्या सब फेमस हो गई। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, जो कि शिलालेख होते हैं। मतलब क्या होता था, आप लोग अगर पुरानी बिल्डिंग्स को देखें तो वहाँ पे ना आप देखोगे कि जो बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर ना कुछ शब्द लिखे हुए हैं, ठीक है। हम उन्हें पढ़ नहीं पाते, लेकिन जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिनको वो भाषाएँ आती हैं, ठीक है, वो उनको पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो जो शिला के ऊपर मतलब पत्थरों के ऊपर लिखी गई कोई चीज़ होती है उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन, ठीक है। दीज आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस, स्टोन और मेटल। ये कहता है कि जब भी हम किसी पत्थर या मेटल, क्योंकि वो भी हार्ड होता है, ठीक है, किसी भी हार्ड सरफेस पे कोई चीज़ लिख देते हैं उसको बोलते हैं हम इंस्क्रिप्शन। सम ऑफ द इंस्क्रिप्शन ऑफ दिस पीरियड वर रिकॉर्डेड ऑन द कॉपर प्लेट्स। बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शन हैं जो उस समय कॉपर प्लेट्स के ऊपर पाए गए। एंड सम आर इंस्क्राइब ऑन टेम्पल, और कुछों को टेम्पल्स यानी कि मंदिरों के ऊपर देखा गया। मॉस्क्यू होती है मस्जिद के ऊपर। एंड बिल्डिंग्स वॉल्स, और जो बिल्डिंग होती थी उनकी दीवारों के ऊपर देखा गया। दी जनरली कन्वेड ए किंग ऑर्डर, ये ज़्यादातर क्या करते थे, राजा का ऑर्डर पास करते थे। हिज डीड्स, उसने क्या क्या कर्म किए हैं। हिज प्रीचिंग, या उसके उपदेश, यानी कि राजा की बातों को ही ज़्यादातर उनके ऊपर लिखा जाता था। किंग ऑफन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज इन द बैटल एज इंस्क्रिप्शन। ये कहता है विक्ट्रीज होता है विजय, ठीक है। जितनी भी राजा कोई भी विजय प्राप्त करता था उसको क्या इंस्क्राइब करवा देता है, यानी कि पत्थरों के ऊपर लिखवा देता था, ताकि क्या है लोग आगे पढ़े उसके बारे में जान पाएँ, ठीक है। उसके बाद है लिटरेरी सोर्सेज, यानी कि साहित्यकार के मतलब साहित्य से रिलेटेड जितने भी सोर्स थे, यानी कि बुक से रिलेटेड
उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली, द बुक्स दैट वर रिटन बाय हैंड लॉन्ग एगो इज कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। जो बुक्स हाथ के द्वारा लिखी जाती थी, ठीक है, उसको बोलते थे हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स। यूजली 2 टाइप ऑफ मटेरियल वर यूज्ड फॉर राइटिंग द मैन्यूस्क्रिप्ट। 2 टाइप के जो चीज़ें थी उस समय यूज़ की जाती थी हस्तलेख को लिखने के लिए। मैन्यूस्क्रिप्ट होता है हस्तलेख, ठीक है। दीज मटेरियल वर पाम लीफ, उसको पाम लीफ बोलते हैं, एंड द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ए ट्री नोन एज बिर्च। एक बिर्च बिर्च का पेड़ होता था, ठीक है, उसकी जो छाल होती थी और पाम लीफ मतलब पाम के पत्ते होते थे, उनके ऊपर ज़्यादातर मैन्यूस्क्रिप्ट्स को लिखते थे। विच ग्रू इन द हिमालय, जो कहाँ पर होता था, हिमालय, मतलब ये जो बिर्च का पेड़ है वो हिमालय में पाया जाता था। उसकी जो छाल होती थी ना, उसको क्या है हस्तलेख के लिए यूज़ करते थे। फ्रॉम द 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी के बाद पेपर वॉज यूज फॉर राइटिंग। जो पेपर हैं जो आजकल हम भी यूज़ करते हैं, उनको क्या है लिखने के लिए इस्तेमाल किया गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय पेपर ग्रेजुअली बिकेम चीपर, क्योंकि इस समय जो पेपर्स थे, कागज़ थे, वो क्या बहुत सस्ते थे एंड ईजिली अवेलेबल, आसानी से मिल जाते थे। सो द नंबर और एंड वेराइटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड इंक्रीजिंगली ड्रामेटिकली। तो इस कारण बहुत सारी संख्या में बहुत सारी वेराइटी के टेक्सचुअल लिखे गए नाटकीय रूप से, मतलब नाटक की फॉर्म में उनको लिखा गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिलीजियस लिटरेचर। हाँ जी, साहित्य के बारे में पता चल गया। रिलीजियस मतलब जो धर्म से रिलेटेड लिटरेचर साहित्य थे, जो हमें अभी भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, मतलब जैसे कि रामायण वगैरह हो गया, ठीक है, रिलीजियस धार्मिक है ना ये। तो इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, दिस इंक्लूड्स द रिलीजियस वर्क एंड कमेंट्रीज ऑन प्रीवियस क्लासिकल टेक्स्ट सजेस्ट स्मृतिज, धर्मा सूत्रास, पुनोनास एसेट्रा। सॉरी, थोड़ा सा इनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा टफ है। तो ये कहता है कि बहुत सारे ऐसे धार्मिक कार्य थे, ठीक है, जिनको क्या है अलग अलग बुक्स में लिखवाया गया, ठीक है। इन्होंने कुछ बुक्स के नाम दिए गए हैं। दिस वॉज द पीरियड ऑफ भक्ति एंड सूफी संत। ये क्या है वो पीरियड था, ये क्या भक्ति का पीरियड था, मतलब अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमें जो नेक्स्ट जन्म होगा हमारा वो बहुत अच्छा रहेगा। ये इस चीज़ पर बेस्ड था, ठीक है। दे रोट ए लॉट ऑफ पोइट्री एंड एपिक। इन्होंने बहुत सारे पोएम्स वगैरह और बहुत सारे एपिक्स लिखे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है उनकी बहुत मान्यताएं थी, ठीक है। सेक्युलर लिटरेचर, सेक्युलर होता है धर्मनिरपेक्ष। आपने देखा है कि जो हम लोग हिंदू हैं, जो हिंदू हैं मतलब वो क्या पढ़ते हैं, पुराण वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है, ग्रंथ पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन जो मॉस्क्यू होते हैं, मुसलमान होते हैं, वो क्या पढ़ते हैं, उनकी अपनी बुक है, ठीक है। इस तरीके से क्रिश्चियन है वो बाइबल पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग लिटरेचर को पढ़ते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं हम धर्म, सेक्युलर होता है धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। क्रॉनिकल्स, क्रॉनिकल्स क्या होते हैं, क्रॉनिकल्स मीन्स ए रिकॉर्ड ऑफ द रूल ऑफ द किंग एंड लाइफ एट द देयर कोर्ट्स। क्रॉनिकल्स वैसे होता है इतिहास। क्रॉनिकल का अगर हम हिंदी मीनिंग देखें तो होता है इतिहास। तो इतिहास का मतलब क्रॉनिकल का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि वो रूल्स और रेगुलेशन जो राजा के द्वारा बनाए गए थे, लाइफ एट देयर कोर्ट्स, और उनके कोर्ट्स के द्वारा मतलब उनके यहाँ पर बनाए गए थे। मोस्ट ऑफ द क्रॉनिक्स रिटन ड्यूरिंग द पेरिशियन, अरेबिक एंड तुर्किश इरा। ये कहता है कि जो ज़्यादातर इतिहास क्रॉनिक्स थे वो क्या है फारसी में, अरेबिक के द्वारा और तुर्किश के द्वारा लिखे गए थे। सम इम्पोर्टेंट क्रॉनिक्स ऑफ देयर पीरियड आर, कुछ क्रॉनिक्स क्या इनके टाइम के बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन से हैं। रजत अरंगनी, संस्कृत कंपोजिशन बाय काल्हना। हाँ जी, एक रजत अरंगनी था जो संस्कृत में लिखा गया था, जो कल्हन के द्वारा लिखा गया था। दिस कंप्राइजेज हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर, जिसमें क्या है कश्मीर के राजा की जीवनी के बारे में लिखा गया था, ठीक है। तारिख ए फिरोज शाही बाय जियाउद्दीन बर्नी, इट कंप्राइजेज द हिस्ट्री ऑफ द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। हाँ जी, तारिख ए फिरोज शाही जो किसने लिखी थी, जियाउद्दीन बर्नी ने, ठीक है, जिसमें दिल्ली के सुल्तान की जीवनी के बारे में लिखा था। खजीन उल फतूह एंड तुगलकनामा बाय अमीर खुसरो। खजीन उल फतूह और एक तुगलकनामा थी जो किसने लिखी थी, अमीर खुसरो। हाँ जी, ये सर जस्ट आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है। ये मैं सोच रही हूँ सब आपको लर्न करना है या कुछ, ठीक है, और या फिर समझने लायक इसमें कुछ नहीं है, जस्ट ये क्योंकि उस समय तुर्की ये ज़्यादा लैंग्वेज थी तो ये थोड़े से वर्ड्स भी थोड़े टफ हैं, ठीक है। उसके बाद ऑटोबायोग्राफीज। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या है, जैसे कि मैं हूँ अपनी जीवनी के बारे में अगर लिख देती हूँ, मतलब जो मेरे जीवन काल में हुआ उसको बोलते हैं हम आत्मकथा। ऑटोबायोग्राफिक्स क्या होती हैं, आत्मकथाएं, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट ऑटोग्राफिक्स ऑफ दिस पीरियड आर एज अंडर। कुछ क्या होते थे, राजा महाराजा क्या करते थे, अपनी बुक्स लिखते थे, जैसे हम डायरी लिखते हैं ना, उस टाइम वो अपनी जीवनी के बारे में लिख देते थे, तो वो क्या है आत्मकथाएं बन जाती थी, ठीक है। तो फुतूहत ए फिरोज शाही बाय फिरोज शाह तुगलक। हाँ जी, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी जीवनी के बारे में लिखी थी, फुतूह शाह ए फिरोज शाही, ठीक है। तुजुक ए तुजुक ए बाबर, ये क्या है बाबर ने लिखी थी। तुजुक ए जहांगीर बाई जहांगीर, ये जहांगीर ने लिखी थी, मतलब इन्होंने अपनी अपनी लाइफ पर क्या है बायोग्राफिक्स लिखी थी।
ठीक है। अब बायोग्राफिक क्या होता है, जैसे कि खुद के बारे में अगर हम लिखते हैं तो ऑटोग्राफिक होता है। बायोग्राफिक होती है कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति की जीवनी के बारे में लिखूँ, जैसे कि कोई महान इंसान है, ठीक है, जिससे हम बहुत इंस्पायर्ड हैं, ठीक है, उनकी जीवनी के बारे में अगर हम कथा लिखते हैं तो वो बोलती है बायोग्राफी। अगर हम खुद की जीवनी के बारे में लिखते हैं तो बोलते हैं ऑटोबायोग्राफिक्स, ठीक है। तो जैसे कि सचिन तेंदुलकर के ऊपर आपको पता है, महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर फिल्म बनी है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो महेंद्र सिंह धोनी की क्या है, बायोग्राफी है, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट बायोग्राफी ऑफ द मेडिवल पीरियड आर, कुछ बायोग्राफिक्स जो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा एक पर्सन के लिए लिखी गई थी वो कौन सी थी, पृथ्वीराज जारसो बाय चंद्र बरदाई ने क्या है, पृथ्वीराज अरसो लिखी थी, ठीक है। हुमायूं नामा बाय गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी थी। इन ए अकबरी ठीक है, अकबरनामा बाय अबुल फजल ने इन ए अकबरी लिखी थी। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कैसे लिखी गई थी। उसके बाद है ट्रैवल इगियोस, ठीक है, यात्रा वृतांत, यानी कि जब हम मतलब कोई व्यक्ति कहीं घूमने जाता था तो वो अपनी यात्रा का वृतांत, जो उसके साथ उन्होंने उस यात्रा के दौरान फेस किया, जो एक्सपीरियंस हुए, वो क्या उनको लिख देते थे, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी बुक्स लिखी गई। सम फेमस अकाउंटेंट ऑफ फॉरेन इबन बतूता, मार्को पोलो, निकोलो कोंटी, अब्दुल राजक, राल्फ फिच बर्नायर एंड तावेरनायर, दे डिस्क्राइब द पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया। इन सब ने क्या है, जब ये घूमने आए इंडिया के अंदर तो इन्होंने हमारी जो राजनीतिक और जो हमारी सोशल यानी कि सामाजिक कंडीशन थी उनके बारे में लिखा। हाँ जी, कोई नाम अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा दूसरी लैंग्वेज मतलब तुर्की के शब्द हैं, मतलब अलग अलग लैंग्वेज के शब्द हैं, तो अगर गलती से प्रोनाउंस हो गए तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।